ये बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉमन पॉलिनेशन एजेंट इन फॉलोइंग प्लांट्स। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से परागण। तो जो परागण की प्रक्रिया होती है वो पादपों में, फूलों में पुंकेसर, वर्तिकाक का मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर पहुंचना, तो उसके लिए तमाम प्रकार के माध्यम होते हैं। एयर के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके द्वारा ये परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उनमें आपका चमगादड़ भी हैं, ये फ्रूट खाते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ट्रेवल करते हैं, पत्तियों पे, फूलों पे वगैरह। दूसरा है आपका मधुमक्खियाँ। लगभग 60% जो वेजिटेबल्स हैं आपके, 60% वनस्पतियों में, या तो ये कहिए कि जो सब्जियां हैं उन सब्जियों में 60% पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग मधुमक्खियों के द्वारा होती है। तितली या वेब्स, ततैया, इसके द्वारा भी होती हैं। चींटियों के द्वारा भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो ओवरऑल अगर हम आंसर में देखें तो इसका सभी के सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेस्टिंग एसिम्टोमेटिक कोविड-19 इन्फेक्शन। बड़ा अच्छा सवाल है। कोविड-19 आजकल महामारी के रूप में फैला हुआ है। तो जो कोविड-19, देखो पहले इसमें टर्म है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस SARS-CoV-2 कोरोना वायरस है लेकिन उसके लक्षण भी आपके अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसे लक्षणों को हम बोलते हैं एसिम्टोमेटिक कैरेक्टर। अब ऑप्शन में आते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई सीगल बायो सॉल्यूशन, इट इज बीइंग फाउंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्टिव वायरोसोम टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाई द सीगुल बायो इज useful for the production of vaccine and immunotherapeutic agent, that means एंटीजन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एंटीजन भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली जो सीगल बायो सॉल्यूशन है ये एक तरीके से भारत सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम है और इसको गवर्न करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको गवर्न भी किया जाता है और इसको वित्त पोषित भी किया जाता है। तो सीगल बायो सॉल्यूशन क्या है? एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि कोविड-19 के केस को देखते हुए आपातकाल परिस्थितियों में एक्टिव वायरोसोम टेक्नोलॉजी की सहायता से ये बायो डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करना, जिससे हम कोरोना वायरस की जांच कर सकते हैं या कोविड-19 के लक्षणों की जांच कर सकते हैं, या दूसरी चीज टीकों का निर्माण करना, वैक्सीन का निर्माण करना। ये इनके दो मेन पर्पज हैं। पहला बायो डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करना और दूसरा टीकों का निर्माण करना। ठीक है। और इसके लिए ये तकनीकी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एक्टिव वायरोसोम टेक्नोलॉजी। अब ऑप्शन में आते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई सीगल बायो सॉल्यूशन, दैट इज करेक्ट। इट इज बीइंग बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, नॉट। इसको कौन कौन करता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्न भी करता है और वित्त पोषित भी करता है। एक्टिव वायरस टेक्नोलॉजी डेवलप बाय द सीगल इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनोथेरेपिक एजेंट, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका गलत होगा। तो ऑप्शन में इसका कौन सा सही है? फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे टाई अप विच कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइस। ये टाई अप किए हुए हैं वेल से। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। CSIR से किसका टाई अप हुआ है? वेल से। नेक्स्ट चलते हैं। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के द्वारा लिया जाता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट और तीसरा ग्लूकोज।
अब जैसे कि आपको पता है जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में नियर अबाउट 55% तो आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा मीन्स इसका लिक्विड पार्ट। लिक्विड का मतलब एक तरीके से होता है ए सेलुलर पार्ट, जबकि इसका 45% पार्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड इसको हम बोलते हैं कार्पसल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं हम कणिकाएं। इसमें कणिकाओं में 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आरबीसी, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका प्लेटलेट्स। चूंकि ये कार्ब सॉलिड होते हैं, कणिकाएं होती हैं, इसलिए ये कैसी होती हैं? सेलुलर। अब आप जो कुछ भी खाते पीते हो, जो कुछ भी, वो सारी की सारी डिजॉल्व घुलकर वो कहां जाके फाइनली मिलती हैं? आपके प्लाज्मा में, लिक्विड फॉर्म में। तो जब ये प्लाज्मा में मिलती, अगर हम प्लाज्मा की बात कर दें तो प्लाज्मा में भी आपका 90% आपका वाटर ही होता है। इस 55 का 90% आपका वाटर होता है, 8% के आसपास आपका प्रोटीन होता है और 2% के आसपास आपका इनऑर्गेनिक पदार्थ होता है। तो जितने भी आप चीजें आपके बॉडी में जाती हैं वो डिजॉल्व होके फाइनली आपके ब्लड प्लाज्मा में भी क्या होती, घुलती हैं और प्लाज्मा के थ्रू ही आपकी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके ब्लड प्लाज्मा में घुली होती है कार्बोनेट आयन के रूप में। नाइट्रोजिनस वेस्ट आप ब्लड चेक करवाते होंगे तो अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह वगैरह, ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट में भी होता है। ग्लूकोज ऑब्वियसली ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, वो आपके ब्लड में डिजॉल्व होता है और प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रेवल करता है। तो सिंपली बस एक बात जानिए कि आपके ब्लड में जो कुछ भी डिजॉल्व होता है वो प्लाज्मा के थ्रू ही पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, दिया है नॉट ट्रू। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। पहला, इसरो द्वारा हाल ही में ली समृद्ध विशाल सितारों के सैकड़ों की खोज करने में सफल रहे हैं। अगर हम इसके पहले ऑप्शन की चर्चा करें तो ये अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में काफी चर्चा में था कि जो सितारों की खोज की गई थी भारतीयों के द्वारा, उसमें लिथियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और आपको पता है कि जब बिग बैंग थ्योरी कॉन्सेप्ट आया तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो एबंडेंट की मात्रा में जो पदार्थ मिले थे जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस, तो न्यूक्लियोसिंथेसिस के तहत 3 प्राइमोर्डियल एलिमेंट थे। उसमें आपका लिथियम है, हाइड्रोजन है और आपका है हीलियम। ये 3 प्राइमोर्डियल एलिमेंट हैं ये, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने लिथियम रिच सितारों का खोजा था, ज्ञात किया था, जिसमें लिथियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये क्या है? आपका गलत है। दूसरा, क्योंकि इसको किसने ढूंढा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। लिथियम समृद्ध विशाल सितारे यह दर्शाते हैं कि लिथियम का उत्पादन सितारों में किया जा रहा है और इसके लिए इंटरस्टेलर माध्यम में बहुतायत में रखते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा, लिथियम 3 प्रधान तत्वों में से एक है। अभी मैंने बोला प्राइमोर्डियल जो एलिमेंट थे बिग बैंग थ्योरी के समय में, लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है और ये भी ऑप्शन सही है। डी को चर्चा ही नहीं करना है। तो गलत कौन सा है आपका? ए ऑप्शन, क्योंकि इसरो ने इसको नहीं ढूंढा था। इसको किसने खोजा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। इट इज अनाउंस ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। इनोवेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा गाइड किया जाता है। दूसरा, इट वॉज सेटअप इन फरवरी 2000। बिल्कुल सही है, बट ये दिल्ली में नहीं था। ये कहां था? अहमदाबाद में था।
थर्ड, it has brought out an indigenous herbal medicine dormer in form of commercial product for invest honor in the alternate to the chemical method of treatment of the worm। बिल्कुल करेक्ट है। एक नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल इवोल्यूशन फाउंडेशन के तहत किसानों से लगभग 50 प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदा है। उसमें से किसानों द्वारा निर्मित एक प्रोडक्ट आपका ये भी है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक तो फर्स्ट और दूसरा थर्ड। तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर आपका है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन ने हाल ही में कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए कियोस्क विकसित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कियोस्क, अब कियोस्क है क्या? कियोस्क, इसको हम बोलते हैं कोवसैक, एक और नाम बोला जाता है इसको कोवसैक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका निर्माण किया है डीआरडीओ ने। अब ये है क्या? ये एक प्रकार का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के तहत जो डॉक्टर लोग आपका नमूना लेते हैं, विशेष तौर से कोविड-19 या कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं, उनका जब नमूना ले जाता है जांच करने के लिए, जो सैंपल ले जाता है, तो उस नमूनों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो ताकि जांच आपकी बिल्कुल सही हो। जैसे आपको पता है कि कोविड के लिए हम आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं। आरटी-पीसीआर में क्या होता है, नाक और गले के वॉर्म्स लिए जाते हैं, सलाइवा, या फिर आपका दूसरा टेस्ट है सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, जिसको हम रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। उसमें आपका ब्लड प्लाज्मा लिया जाता है। तो ये जो सैंपल लिए जाते हैं, इस सैंपल में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट विकसित किया है। किसने? डीआरडीओ ने। उसका नाम रखा गया है कियोस्क, या फिर उसको हम बोलते हैं कोवसैक। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी बहुत चर्चा में था ये भी। इसको नॉर्मली हम, आप ऐसे भी समझिए, प्लाज्मा उपचार। प्लाज्मा क्या होता है? अभी मैंने पहले बताया था आपका, ब्लड का लिक्विड फॉर्म जो एसेलुलर पार्ट होता है। और अभी मैंने बताया कि जितनी भी चीजें होती हैं वो सब प्लाज्मा में घुली होती है। तो मान लीजिए जैसे आपको कोई बीमारी अटैक की, सपोज दैट कोई भी बीमारी, मान लीजिए अगर आपको टीबी जैसे हुआ, टीबी का बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक किया, तो जैसी टीबी का जीवाणु आपके शरीर में जाता है, आपकी कोशिकाएं इस जीवाणु को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रोटीन बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। यानी इसके खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनना ही ये बताता है कि ये से आप संक्रमित हुए थे। ठीक है? तो अब इस एंटीबॉडी बना, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। किसके अगेंस्ट? टीबी के खिलाफ। अब इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो दो प्रकार से होती है। ये पहला, अगर एंटीबॉडी आपके शरीर में नेचुरली डेवलप हो रही है, अगर एंटीबॉडी आपके शरीर में डेवलप हो रही है, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, सिंपल फॉर्म में। और अगर एंटीबॉडी बाहर से डेवलप करा के आपके बॉडी में डाली जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट? अब आते हैं प्लाज्मा उपचार में। आपने समाचारों में सुना होगा कि कोविड-19 के मरीजों का प्लाज्मा के द्वारा उपचार किया जा रहा है। तो हुआ क्या कि ये आपका शरीर है, जैसे ही कोविड का वायरस SARS-CoV-2 आपके शरीर में पहुंचा, आपका शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया। तो एंटीबॉडी बनाया, उस वायरस को नष्ट किया और आप क्या की हो गए? स्वस्थ हो गए। तो इस एंटीबॉडी, फिर आपका ब्लड निकाला गया, ब्लड निकाल के उस एंटीबॉडी को निकाला गया, वो फिर एंटीबॉडी कहां चढ़ा दिया गया? कोरोना से संक्रमित दूसरे मरीज में। तो दूसरे मरीज के अंदर एंटीबॉडी पहुंची। अब जो दूसरे मरीज के अंदर वो एंटीबॉडी पहुंच रही है, नेचुरली उसके बॉडी में बनी नहीं है, दूसरे का निकाल के पहुंचाई जा रही है। तो इस प्लाज्मा उपचार में एक तरीके से पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और एंटीबॉडी को निकालकर दूसरे के व्यक्ति में चढ़ाया जा रहा है। उसी को हम बोलते हैं कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये अभी लाया गया है, बट ये नहीं है, इसका उपचार किया गया था इबोला के केस में भी और इन्फ्लुएंजा के केस में भी इसका उपचार किया गया था जो सक्सेसफुल रहा था। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये बहुत पहले से ही है। आते हैं क्वेश्चन पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्लड प्लाज्मा थेरेपी, convalescent plasma therapy is the treatment using the immune power gained by the recovered person to treat a sick person। बिल्कुल सही। This therapy akin to passive immunity, मैंने अभी जो बताया, क्योंकि एंटीबॉडी बाहर से डेवलप की गई है। 8090 एविल वॉन फेयरिंग ए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91, consider the following question about cytokine storm। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ने के पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि साइटोकीन स्ट्रोम होता क्या है। तो जो साइटोकीन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? साइटोकीन एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं और ये संकेतक प्रोटीन होते हैं। अभी हाल ही में देखा गया था कि कोविड-19 से जो मरीज थे, विशेष तौर से यंग जनरेशन में, अचानक उनकी डेथ हो गई और उनके डेथ का कारण जो था उनका इम्यून सिस्टम था। यानी कि ओवर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। आपको जैसे पता होगा कि सुनते होंगे कि कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी आप डेवलप करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवर इम्यूनिटी डेवलप हो जाने की वजह से भी आपकी मृत्यु हो सकती है। वो इस वजह से होती है कि जैसी कोई बाहरी चीज आपकी बॉडी में पहुंचता है तो आपकी बॉडी की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं, वो साइटोकीन को रिलीज करती हैं। और जब ये साइटोकीन को रिलीज करती हैं तो ये साइटोकीन प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ सामंजस्य बिठाकर उस एंटीजन जो बाहर से गया हुआ है उसको वो नष्ट करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एंटीजन जब आपकी बॉडी में जाता है, दैट मीन्स कि कोरोना वायरस जैसे गया, तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं उसको नष्ट करने के लिए इतनी अधिक मात्रा में साइटोकीन का उत्पादन कर देती हैं कि वो अत्यधिक मात्रा में ब्लड के साथ फ्लो होने लगता है। तो नॉर्मल से अधिक साइटोकीन का उत्पादन ही कहलाता है साइटोकीन स्ट्रोम। इसको हम साइटोकीन स्ट्रोम सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब इनके अधिक उत्पादन से क्या होता है कि स्वस्थ कोशिकाएं भी क्या होने लगती हैं? डैमेज होने लगती हैं। फेफड़े की कोशिकाएं, इसमें आपको तेज बुखार भी आता है, बॉडी में स्वेलिंग भी आती है, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होने लगती है और कभी कभी आपकी डेथ भी हो जाती है। तो साइटोकीन स्ट्रोम का मतलब ही होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकीन। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकीन कब होता है? जब आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को जरूरत से ज्यादा डेवलप कर लेती है। क्लियर? अब ऑप्शन पे आते हैं। आर एसोसिएटेड विद वाइड वैरायटी ऑफ इंफेक्शन एंड नॉन इंफेक्शनल डिजीज। ठीक, किसी के खिलाफ भी हो सकता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर एजेंट गया या एंटीजन गया। साइटोकीन स्ट्रोम इज यूज्ड इन कोविड, बिल्कुल सही। साइटोकीन स्ट्रोम इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल, इतना ही काफी है। ठीक है, तो इसका 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके 92 पर। 93, हाँ सॉरी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? सुबह सुबह चेहरा देखते होंगे आप लोग, सेविंग मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो उसी मीडियम में बनती है। दर्पण जो होता है पीछे से पॉलिश होता है। तो अवतल दर्पण का इस पे जो यूज होता है वो सेविंग मिरर में होता है। दूसरा, कार का व्यू मिरर, इसमें कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम जमीन के नीचे छुपकर अपने चारों तरफ की स्थिति को देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप में जो होता है वो सिंपल मिरर का प्रयोग किया जाता है या कभी कभी प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सेविंग मिरर, ओनली वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 94। फ्रीजिंग डिब्बे में रेफ्रिजरेटर में शीर्ष पर स्थित है, गर्मी हस्तांतरण की घटना निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है? अब देखिए एक एक पे चलते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन किसको कहते हैं? जब कोई थर्मल एनर्जी डायरेक्ट कांटेक्ट में जब संचालित होती है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंडक्शन। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो सकती है। लेकिन जब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर या तो लिक्विड फॉर्म में हो या तो गैस से हो तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा रेडिएशन, विकिरण जो होता है वो इमिशन के माध्यम से होता है। तो आप जानते हैं कि फ्रिज में जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। तो फ्रिज के लिए कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा? आपका कन्वेक्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। नेक्स्ट 94 के बाद है आपका 96। विथ रेफरेंस इज रिस्पायरेशन, विथ रेफरेंस टू respiration consider the following statement: oxygen is required by all the organism to break down glucose। बिल्कुल गलत है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो पहले पायरुविक अम्ल में टूटता है और देन फिर पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है और आपको एनर्जी मिलती है। इट इज द कंप्लीट सेटअप ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरुविक अम्ल बनने के लिए ऑक्सीजन हो चाहे न हो कोई जरूरी नहीं है। अब दूसरे पे भी आते हैं कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल नहीं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे जंतु होते हैं या जो अकोशिकीय प्राणी होते हैं, एसेलुलर होते हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है और माइटोकॉन्ड्रिया न होने की वजह से उनके अंदर सेलुलर क्या बोलता है, वायुवीय श्वसन नहीं हो पाता है। उनके अंदर अवायुवीय श्वसन होता है। तो अवायुवीय एनएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बिल्कुल, जो जलीय प्राणी होते हैं उनके अंदर जो रिस्पायरेशन रेट ज्यादा होती है क्योंकि वो लिक्विड ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, गैसियस ऑक्सीजन को नहीं। तो इसका केवल सेकंड सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में रेड शिफ्ट घटना किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांडों के विस्तार से है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसलिए क्योंकि रेड शिफ्ट हम उसको बोलते हैं जहां पर जब किसी वस्तु से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय किरणें जो होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनके अगर तरंग दैर्ध्य में बदलाव होता है तो वहीं पे रेड शिफ्ट की घटना देखी जाती है, जो ब्रह्मांडों के विस्तार का एक तरीके से संकेत देती हैं। तो रेड शिफ्ट की घटना किससे है? आपका एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट 98। कटाव एक ही तत्व के परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाओं का जुड़ाव है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैटनेशन की संपत्ति को प्रदर्शित करता है? तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन प्रदर्शित करता है? कार्बन मूल तत्व है हमारा। तो कार्बन एक कैटनेशन प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरीके से शो करता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। आई होप आपको अच्छा होगा, लगा होगा। अब इसके बाद करंट अफेयर्स के सर आएंगे मिस्टर सुधीर जी, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।